बेटा कल मैंने आपको क्या कराया था? कल मैंने आपको पर्सनैलिटी कराई थी। हमारा टॉपिक चल रहा था पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के बाद जब मैं पर्सनैलिटी करा रहा था तो मैंने इसके 4 टाइप बताए, इसके प्रकार बताए कि किस कौन कौन से टाइप होते हैं। आज हम बात करेंगे इनका क्लासिफिकेशन, इनके प्रकार और किस तरह से ट्रीट होते हैं। ठीक है, इनको वर्गीकृत किस किस ने किया है और किस किस आधार पे किया है। तो एज यू नो, शेल्डन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर शेल्डन ने इसको क्लासिफाई किया है पर्सनैलिटी को, कि किस पर्सन की पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। एज यू नो, इन 11th क्लास शेल्डन डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। शेल्डन ने 3 कैटेगरीज बताई थी। फर्स्ट, मैं शेल्डन को लेके चल रहा हूं बेटा। शेल्डन का पहला था एंडोमर्फ, दूसरा मेसोमर्फ, तीसरा एक्टोमर्फ। मैं पहले शेल्डन का क्लासिफिकेशन कर देता हूं। शेल्डन ने 3 तरह के लोगों की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया कि किस तरह के लोग किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया कि अगर हमें पर्सनैलिटी को टाइप बताना है, कितने टाइप की पर्सनैलिटी होती है, तो देयर आर 4 टाइप, ABCD। इनको कल मैंने एक्सप्लेन किया। आज हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे जो जंक्स और शेल्डन के थ्योरी पर बेस्ड है। जंक्स और शेल्डन की थ्योरी पर बेस्ड है। पहला होता है एंडोमर्फ। व्हाट इज द एंडोमर्फ? एंडोमर्फ कौन से होते हैं बेटा? जो पर्सन जिनकी हाइट कम होती है, थोड़ा हल्का सा वेट ज्यादा होता है, उनके फेस राउंड होता है, शोल्डर गोल होते हैं, राउंड शोल्डर होते हैं, छोटे छोटे शोल्डर होते हैं, छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं। ये इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? अमूमन ये लोग हैप्पी रहने वाले होते हैं। इनके साथ जो बैठता है उसको भी खुश रखते हैं और खुद भी खुश रहते हैं। ये मूवमेंट नहीं चाहते, किसी तरह का घूमना फिरना पसंद नहीं करते, बैठे बैठे एक जगह अपने काम को करना पसंद करते हैं। इस तरह के लोग जो एंडोमर्फी होते हैं, जो एंडोमर्फ होते हैं, वो एक जगह बैठकर अपने काम को निपटाना पसंद करते हैं कंपैरिजन देन मूवमेंट्स के। उसके बाद मैसोमर्फ वो होते हैं बेटा जिनकी हाइट और हेल्थ एक परफेक्ट रेशियो में होती है, जो एक अच्छे बीएमआई के मालिक होते हैं। अच्छी बीएमआई के मालिक होते हैं। बीएमआई तो हम हाइट और वेट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, पर जिनकी हाइट अच्छी होती है और उसके अकॉर्डिंग उनका वेट होता है। एक अच्छी हाइट और वेट के ये लोग खुश रहते हैं और सोसाइटी में लोगों को खुश रखने का काम करते हैं। और ये बेसिकली कौन कौन होते हैं? आर्मी पर्सन होते हैं, प्लेयर होते हैं, पुलिसमैन होते हैं। इस तरह के लोग होते हैं जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। ये सबको साथ लेकर, साथ चलकर, सबके सोसाइटी में सबके काम को साथ लेकर चलने में बिलीव करते हैं। ये बिलीव करते हैं कि हम सोसाइटी को कैसे आगे ले जाएं, हम कैसे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें। इनका मेन मोटिव होता है रिप्रेजेंट करना। तो एक अच्छे साइकोलॉजी के मालिक होते हैं, एक अच्छी साइकोलॉजी होती है इनकी। एक्टोमर्फ, जैसा कि शेल्डन ने बताया, एक्टोमर्फ जो लोग होते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड बता रहा हूं। जो शेल्डन ने क्लासिफिकेशन किया वो बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे किया है। तो इन्होंने बताया कि ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, पर बहुत ज्यादा पतले होते हैं, स्लिम होते हैं, स्लिम होते हैं। इनका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं होता। अमूमन ये लोग अपने आप को सोसाइटी से डिटैच रखते हैं। लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना इनको पसंद नहीं होता। बहुत बड़े फिलॉसफर हो सकते हैं, बहुत बड़े ये कोई भी इन्वेंट कर सकते हैं, अपने में ही मगन रहना पसंद करते हैं। सोसाइटी से इनको एक अजीब तरह का फियर हो जाता है, डर हो जाता है। सोसाइटी में अपना रोल प्ले नहीं करते और सोसाइटी से डिटैच रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, मग्न रहते हैं। ये होते हैं एक्टोमर्फ। एंडोमर्फ छोटी हाइट, छोटा फेस, राउंड फेस, बैठकर एक जगह काम करना पसंद करते हैं, मूवमेंट पसंद नहीं है, हंसी मजाक पसंद है, लोगों को साथ बैठा के बात करना पसंद है। मैसोमर्फ जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आगे ले जाते हैं, एक अच्छे प्लेयर होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, पुलिसमैन होते हैं,
एक अच्छी हेल्थ और हाइट के मालिक होते हैं। एक्टोवर्ट बहुत ज्यादा लंबे और पतले होते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, डे ड्रीमर भी हो सकते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं होता, किसी से कोई लेना देना नहीं होता इनका, ये अपने आप में ही मगन रहने वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा जंग की। जंग का क्लासिफिकेशन क्या कहता है? अब जंग ने, देखो इन्होंने तो बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे बना दिया, अब जंग ने क्या बनाया? जंग ने बनाया 3 तरह के लोग बताए इन्होंने भी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। 3 तरह के लोगों को इन्होंने बताया। इन्होंने पर्सनैलिटी 3 टाइप की बताई। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, लिख लीजिए चाहे तो, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहुमुखी और एम्बिवर्ट उभयमुखी, कॉमन। तो जनरली अगर आज की डेट से हम बात करें तो हम कहां खड़े हैं? हम खड़े यहां पे एम्बिवर्ट पे। क्यों? मैं भी बताता हूं। पहला है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ऐसे लोग जो अकेला रहना पसंद करते हैं, ना किसी से बोलना ना चालना पसंद करते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, डे ड्रीमर होते हैं, अपने आप में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। इनको पसंद नहीं कोई इनके पास आके इनसे बात करे। दूसरे एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, लोगों से बात करते हैं और सोसाइटी के लोगों को अपना प्रेजेंटेशन की एक फीलिंग कराते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं कि हम सोसाइटी के पार्ट हैं, वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और हम यहाँ पर रिप्रेजेंट हैं, प्रेजेंट हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो खुद ही। वो बाह्यमुखी होते हैं, खुश मिजाज, हंसते बोलते रहते हैं हमेशा लोगों से, वो एक्सट्रोवर्ट। एम्बिवर्ट क्या होते हैं? उभयमुखी। उभयमुखी मतलब कॉमन, कभी वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। कौन डिसाइड करता है इस चीज को? एम्बिवर्ट को कौन डिसाइड करता है? आज की डेट में हम सब एम्बिवर्ट हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने विचारों से, थिंकिंग से कभी तो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, जब कुछ अलग सा विचार आया, कुछ अलग सी थिंकिंग आई तो सबसे डिटैच हो गए, अलग बैठ गए। कभी अच्छा विचार आया, शादी ब्याह का माहौल आया, जो एनवायरमेंट है आसपास, उसमें नाच रहे, गा रहे, सबके साथ मिलकर बैठ रहे हैं। तो आज की डेट में हम बेसिकली एम्बिवर्ट्स हैं। हम खुश भी रहते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं, प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। बेसिकली हम एम्बिवर्ट उभयमुखी हैं जनरली। इंट्रोवर्ट मुश्किल से 1% लोगों की ऐसी तादाद होती है, 1 या 1.5%, 2% मैक्सिमम, जो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते। एक्सट्रोवर्ट 95% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खुश मिजाज रहते हैं, बात करते हैं सबसे, और ये लोग आजकल 99% एम्बिवर्ट्स होते हैं। 99% लोग एम्बिवर्ट्स होते हैं। भैया तो साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, उस वजह से लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अदरवाइज लोग कैसे होते हैं? एम्बिवर्ट्स। एम्बिवर्ट्स होते हैं लोग आज के दौर में। बेटा आप देखिए, ये 2 तरह के मैंने क्लासिफिकेशंस किए। उसके बाद फाइव बिग थ्योरी, 5 थ्योरी दी गई हैं। 5 बिग थ्योरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए 5 थ्योरी बताई गई हैं। 5 थ्योरी को बताया गया है, जिसकी वजह से एक अच्छा व्यक्तित्व बनता है, एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कल मैंने इसके डायमेंशन बताए थे। रिमेंबर वन थिंग, थ्योरी इज डिफरेंट और डायमेंशन आर डिफरेंट। डायमेंशन कौन कौन से थे? फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। इट वॉज फॉर, बट इसकी थ्योरी कि अगर हमें अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, देखिए
आप एक बात समझिए, डायमेंशन क्या होता है? अच्छा फिजिकल स्ट्रक्चर होना हमारे हाथ में नहीं है। गॉड गिफ्टेड है, हाइट कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, गॉड गिफ्टेड है वो। पर एक हम जर्नल पर्सन है, तो हाउ कैन डेवलप आवर पर्सनैलिटीज, उसके लिए 5 थ्योरी दी गई हैं। 5 थ्योरी में पहला है ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीवेबलनेस, और फिफ्थ है न्यूट्रिज्म, न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म इसका मतलब होता है खुलापन, इसका मतलब हुआ ईमानदारी या कर्तव्यपरायण है अपने काम को लेकर। इसका मतलब होता है बहुमुखी, मनोक्षुब्धता। ये चीजें हैं बेटा 5 थ्योरी। देखो मैंने बताया कि एक अच्छी सोसाइटी मिलना हमारे हाथ में नहीं है, वहां के पर्सन कैसे हैं, वो कैसे हो सकते हैं, ये डायमेंशन हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, हम इमोशनली वीक हो सकते हैं, क्यों? गॉड गिफ्टेड है। फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे हाथ में नहीं है, किसी तरह का डिसऑर्डर हो जाना, एक्सीडेंट के कारण किसी तरह की इंजरी हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो डायमेंशन थे हमारे जो तैयार करते हैं एक अच्छी पर्सनैलिटी को, पर हमारे हाथ में ये 5 चीजें हैं। एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की जो 5 थ्योरी दी गई है वो हमारे हाथ में है बच्चों। कौन कौन सी है? ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस और न्यूट्रोटिज्म। न्यूरोटिज्म, न्यूरोटिज्म का मतलब होता है मनोक्षुब्धता। अभी मैं इस 5 के मीनिंग बताने वाला हूं, आपको 5 का अर्थ बताने वाला हूं। 5 टाइप की थ्योरी बताई गई है जिसके थ्रू हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक बना सकते हैं। जैसे ओपननेस, माइंड को खुला रखना। खुला रखना ये नहीं है कि सर को फाड़ लेना। ओपननेस का मतलब है कि अपने विचारों को पॉजिटिवनेस में रखना, पॉजिटिवनेस में रखना, हमेशा सबके लिए ओपन माइंडेड रहना, खुला माइंडेड रहना। ऐसा नहीं है कि ये मेरा भाई है तो इसके लिए पॉजिटिव रहना, ये मेरा पड़ोसी है इसके लिए नेगेटिव रखना। अपने भाई की गलत चीजों को सपोर्ट करना और पड़ोसी की सही चीजों को भी निग्लेक्ट कर देना, ना ना ना। ओपननेस, जो सही है सही है, जो सही है, जो ट्रू है उसके साथ रहिए। ओपन माइंडेड रखना है कि ठीक है भाई उसने हमारे साथ ऐसा किया, हमें उसके साथ नहीं करना है। पॉजिटिवनेस रखिए अपने माइंड के अंदर, ओपननेस, ओपन रखिए माइंडेड को, माइंड ओपन रखिए सबके लिए कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है, अगर कोई कमी है तो वी कैन चेंज। हम उसको बता के उसकी कमियों को चेंज कर सकते हैं, कभी सबके अंदर होती है ऑब्वियसली। तो ओपननेस, खुलापन माइंड का, बहुत ज्यादा छोटी सोच नहीं रखनी है, हर समय डरते नहीं रहना है कि अगर ये काम बिगड़ गया तो कैसे होगा, नहीं। माइंड को ओपन वाइड करना है, बड़ा करना है माइंड को कि ठीक है हम पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले अगर हम सोच लें कि नहीं भाई हमारे अच्छे मार्क्स तो आएंगे नहीं, तो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ मोर स्टडीज, हम तो उतना पढ़ेंगे इतना पास हो जाए। अरे जब थिंक ही नहीं करोगे, ओपन नहीं करोगे माइंड को, तो हाउ कैन पॉसिबल यू कैन अचीव द गुड मार्क्स? यू नेवर अचीव गुड मार्क्स।
अगर आप पॉजिटिवनेस लाओगे अपने माइंड के अंदर, देन यू कैन गेट, तब आप पा सकते हैं। उसके बाद कॉन्शियसनेस, अपने काम को लेके ईमानदारी बरतना। जिस भी काम को करो लाइफ में बच्चों, रिमेंबर वन थिंग, प्रॉब्लम बहुत आएंगी ईमानदारी से काम करने के अंदर, पर अपने काम को हमेशा ईमानदारी से करना और 100% करना। उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आपको लाइफ में ऊपर चढ़ना है तो आप इस रास्ते को चूज कीजिए, कंसिस्टेंस या कर्तव्यपरायणता। अपने काम को लेके बहुत ज्यादा वफादार होना, जो भी काम दिया है उसको लेके बहुत ज्यादा कंसियस रहना, ईमानदारी से उस काम को पूरा करना। बेटा देयर इज ए नॉट शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ओनली हार्ड वर्क इज वे। एक हार्ड वर्क है जो उस रास्ते को जाता है, केवल हार्ड वर्क उस रास्ते को जाता है, और कोई दुनिया का रास्ता नहीं है जो आपको लेके चला जाए टॉप पे। आप अपने लक्ष्य से कुछ टाइम के लिए अच्छी पोस्ट को पहुंच सकते हो, पर वहां डिजर्व नहीं कर पाओगे। टॉप पे पहुंचना डजंट मैटर, पर टॉप पे बने रहना इट्स अ बिग मैटर। इट्स अ बिग मैटर टू डिजर्व द कंटिन्यूअस ऑन टॉप, उस टॉप को बना रहना। तो वो आएगा आपके वर्क की कंसिस्टेंसी से, ऑनेस्टी से, आप अपने काम के प्रति जितने ईमानदार रहोगे। दूसरा है एक्सट्रोवर्जन, बहुमुखी। बहुमुखी मतलब लोगों के साथ, अभी मैंने बताया जंक का जो था वो इंट्रोवर्ट्स होता है, इंट्रोवर्ट्स की फॉर्म है एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्ट्स की जो फॉर्म है वो है एक्सट्रोवर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें आपको सबके साथ खुल के बात करनी है, हंसना है, बोलना सबके लिए। ऐसा नहीं है अगर आप रूडली बिहेव करोगे, सपोज दैट आप किसी के साथ रूडली बिहेव करोगे तो वो आपके पास आना छोड़ देगा, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, आपका रिलेटिव हो, ए टू जेड, सोसाइटी का कोई पर्सन हो, ए टू जेड, अगर आप उसके साथ रूडली बिहेव करोगे हाउ कैन पॉसिबल ही और शी विल कम विथ यू, नॉट पॉसिबल, वो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, उसके साथ आप हंसेंगे, बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो देन पॉसिबल कि वो आपके पास आए, बैठे, बात करें। एग्रीबलनेस, सहमतता, सबसे जरूरी है सहमतता। अगर हर समय ये भाई है ओपननेस का, एग्रीबलनेस, आप दो फ्रेंड हैं, सपोज दैट मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूं कि आप दो फ्रेंड हैं, आपका एक फ्रेंड कहता भाई ये काम करना है, ठीक है, ओके, किसी दिन आपने मना किया पर कभी आप सहमत रहे तो फ्रेंडशिप चलती रहेगी। बट अगर आप देख लीजिए वो कहता है हमेशा इस काम को करना है और अच्छा काम है, वो सही काम है, और आप अगर उसको हर बार डिनाई करते रहोगे राइट वर्क को, रॉन्ग वर्क अगर कोई बोलता है करने के लिए, आप उसको एग्री मत कीजिए। ये नहीं कहना कि सर ने एग्रीबलनेस पढ़ाया है, नहीं, जो राइट वर्क है अपने माइंड का यूज कीजिए, अपनी कॉन्शियसनेस का यूज कीजिए, और तब डिसाइड कीजिए राइट वर्क है और रॉन्ग। अगर राइट है तो अपने फ्रेंड का सही को साथ एग्री होइए, सहमत होइए उसके साथ। अगर आप हर बार उसके साथ असहमत होते रहेंगे, आप देख लीजिए फैमिली मेंबर्स में क्या होता है, फैमिली में भी यही होता है, सोसाइटी में भी होता है। अगर एक पर्सन कोई प्रपोजल लेके आता है, अगर हर बार उसके प्रपोजल को डिनाई कर दिया जाए तो मे बी पॉसिबल वो नेक्स्ट टाइम कोई प्रपोजल लाएगा ही नहीं। कुछ अच्छे आइडियाज जो उसके माइंड में होंगे वो लाए नहीं जाएंगे, आए नहीं जाएंगे। तो यहाँ सहमतता दिखानी है हमें सबके साथ, सही चीजों में, गलत में नहीं दिखाना बच्चों। ये मत कहना सबने पढ़ाया था एग्रीबलनेस कि हाँ भाई हम तो गलत काम बता रहे हो, उसमें सहमत हो गए उसके साथ, नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर द रॉन्ग वर्क। एग्रीबलनेस होना है, अच्छी बात है, बट कब होना है, जब आप अपने दोस्तों के सही कामों में उनके साथ सहमत होंगे। न्यूरोटिज्म, न्यूरोटिज्म, व्हाट इज द न्यूरोटिज्म? न्यूरोटिज्म अपने इमोशन को स्टेबल करके रखना, स्टैब्लिश रखना। नहीं समझे? आज मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू कि जब आपका फ्रेंड आपके साथ था और वो 10th के बाद जब सेक्शन चेंज हुआ तो आपने क्या कहा, मेरे को भी सेक्शन चेंज करना चाहिए, चाहे मुझसे साइंस आए या ना आए, मुझसे कॉमर्स आए ना आए, पर फ्रेंडशिप के कारण मैं अपने फ्रेंड के साथ जाऊंगा। नो 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 नो, देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन योर इमोशंस। आपके इमोशंस में कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं है आपके इमोशंस अभी क्या है, अभी थोड़ा सा अच्छा वक्त आया आप हंसने लगे, थोड़ा सा टाइम खराब गया तो आप रोने लगे। नहीं, स्टेबिलिटी लाइए अपने इमोशंस के अंदर, उनको कंट्रोल करना सीखिए। दबाना नहीं है इमोशंस को, नेवर सप्रेस योर इमोशंस, आई एम सेइंग दैट कंट्रोल द इमोशंस, उनको स्टेबिलिटी रखिए, स्टेबिलिटी
कंट्रोल करने से आएगी। ऐसा होता है, आपने, मैंने कल एग्जांपल दिया था विराट कोहली का, आपको बताया, उसके लिए दुख और सुख बराबर रहे, ही इज अ ग्रेट पर्सन। बहुत सारे एग्जांपल, धोनी का एग्जांपल दिया, ठीक है। मैरी कॉम देखिए, मैरी कॉम का भी एक एग्जांपल है, वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेल रही थी और उसके बच्चे का गुड़गांव में हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था। तो अगर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया होता, किया, तभी तो वो आगे गई। अगर वो अपने इमोशंस को लेकर बैठ जाती और रोती रहती तो हाउ कैन पॉसिबल ही सी विन द मैच, वो नहीं जीत पाती, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती। तो यहां पे मैटर करता है स्टेबिलिटी ऑफ द इमोशंस, इमोशंस की स्टेबिलिटी है। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। बेटा ये 5 थ्योरी देने के बाद अब हम आगे चलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन टाइप एंड टेक्निक। टाइप्स एंड टेक्निक। सबसे पहले मोटिवेशन, कि व्हाट इज द मोटिवेशन, देन उसके टाइप बताऊंगा और उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है मोटिवेशन की, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। बट सबसे पहले जो जरूरी है वो है मोटिवेशंस को जान लेना, मोटिवेशंस को जान लेना। हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि इंडियन टीम हॉकी के अंदर, मैं हॉकी की बात करता हूं बिकॉज हॉकी इज आवर नेशनल गेम। हॉकी में कौन सा? फील्ड हॉकी, ठीक है। हॉकी अगर आप बताओगे नेशनल गेम कौन सा है ऑलवेज, तो बोलना फील्ड हॉकी, क्योंकि एक आइस हॉकी भी होती है, हॉकी अकेली रह जाएगी, ठीक है। फील्ड हॉकी। मैं हॉकी की बात करूं 1928 से लेके 1980 मॉस्को ओलंपिक तक वी वर चैंपियन, हम चैंपियन थे। उसके बाद उसकी टेक्निक में कुछ चेंजेस हुआ, उसके बाद हम बहुत पीछे चले गए। पर आज भी हम देखते हैं कि कभी इंडिया इतना अच्छा खेलती है किसी दिन कि ऑस्ट्रेलिया को डिफीट कर देती है हॉकी में, स्पेन को, जर्मनी को। मैं क्रिकेट की बात करूं तो एक दिन ऐसा आता है कि केनिया जैसी कमजोर टीम श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और इंडिया को डिफीट कर देती है, हरा देती है किसी दिन। मैं बात करूं टेनिस की तो सेरेना विलियम्स, ठीक है, सेरेना विलियम्स बहुत बड़ा नाम है, और मार्टिना हिंगिस, इनको हमारी सानिया मिर्जा हरा देती हैं। पर कभी कभी ये रेयर केस होते हैं। तो बेटा व्हाट वाज दैट डे, व्हाट वाज द स्पेशल दैट डे, क्या स्पेशल था उस दिन? उस दिन क्या ऐसी चीज काम कर रही थी कि सानिया मिर्जा की हाइट उस दिन 6.5 फीट हो गई थी, या मसल्स पावर बहुत ज्यादा हो गई थी? सानिया मिर्जा की वेट बढ़ गया था, रैकेट हल्का हो गया था, ऑल थिंग्स आर सेम। पर क्या था? वो चीज थी मोटिवेशन। उस दिन मोटिवेशन ऐसा था कि सानिया मिर्जा ने सेरेना विलियम्स को हरा दिया, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा हुआ मोटिवेशंस के कारण। मोटिवेट करना, मोटिवेशंस में ये होता है काम को खुद ना करके अपने वर्ड्स के द्वारा। मैं यहां क्लियर कर देना चाह रहा हूं बच्चों कि वर्क को खुद ना करके, अगर हमें किसी और से काम करवाना है तो उसको किस तरह से मोटिवेट करेंगे? हम काम को खुद ना करके अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने फीलिंग के थ्रू किसी दूसरे से करवा लेते हैं, ठीक है। वो होता है मोटिवेशन। अगर हमें भी खुद को कोई काम करना है तो हम अंदर से इतने जागृत होते हैं, अपने आप को खुद इतना मोटिवेट कर लेते हैं, अपने विचारों को इतना आगे ले जाते हैं कि हम उस काम को कर लेते हैं। पर देखो उसमें एक अंतर आ जाता है, मोटिवेट होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, बहुत आर द डिफरेंट थिंग्स। जब हम बहुत, दो चीजें बेटा,
आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ। ओनली आई कैन डू इट, केवल मैं ही इस काम को कर सकता हूँ। ये सर ये ओवर कॉन्फिडेंस है। यस सर। ओवर कॉन्फिडेंस है, ओनली आई कैन डू इट, केवल मैं ही इस काम को कर सकता हूँ। ये ओवर कॉन्फिडेंस अच्छे को ले डूबता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा समझिए, अपने आप को इतना अच्छी तरीके से डेवलप करना विचारों के थ्रू, अपने विचारों को इतना पॉजिटिव करना कि सामने वाले को डिफीट कर देना, अपने विचारों से साइकोलॉजिकल पावर को बढ़ा लेना। फिजियोलॉजिकल पावर वही है, फिजियोलॉजिकल पावर वही है। एक और एग्जांपल देता हूं, 1998 में फ्रांस चैंपियन बना किसका? फुटबॉल का। 2002 फुटबॉल वर्ल्ड कप, पहला मैच फ्रांस और एक बहुत छोटी सी टीम सेनेगल, जो अफ्रीका की एक टीम है, अफ्रीकन एक टीम है छोटे से कंट्रीज की, उसने फ्रांस को डिफीट कर दिया। टीम ने डिफीट कर दिया फ्रांस को, जो वर्ल्ड चैंपियन थी 98 की। व्हाट वाज द समथिंग बेटा, वो था मोटिवेशन। उसके बाद वो बहुत सारे मैच फ्रांस से हार गए, इट्स डजंट मैटर, बट वो दिन जो था कुछ सुपीरियर था, कुछ अलग था, वो मोटिवेट होके आए थे। जब सारी टीम एक साथ मोटिवेट हो जाती है और ये ठान ले कि इस काम को हम कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। हम अगर मोटिवेट हो जाते हैं इतने कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं। अगर मैं अपने मन में ठान लूं मेरे बच्चों को 100% लाना है, 100% मुझे रिजल्ट देना है, मैं बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करूं कि सारे पास हो जाएं। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ मेरे बच्चे सारे पास हो जाएंगे, उसको लेकर बैठ जाऊं, तब वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन हो गया, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। दो टाइप होते हैं मोटिवेशंस के, केवल दो टाइप, और कोई टाइप नहीं होता है। दो तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, इंस्टेनिक्स और एक्सटर्निक्स। इंट्रेनिक्स और एक्सट्रेनिक्स दो तरीके हैं जिनसे हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। आंतरिक रूप से, इसका मतलब है आंतरिक रूप से, और इसका मतलब है बाह्य रूप से, बाहरी रूप से। बाहरी रूप से हम इसको मोटिवेट कर सकते हैं। दो तरीके हैं केवल, इंट्रानिक्स और एक्सट्रानिक्स। इंट्रानिक्स में क्या होता है बेटा कि हम अपने विचारों को अंदर से, जब फीलिंग आती है, अपने फीलिंग को आगे बढ़ाकर, अपने विचारों को पॉजिटिव करके, जब हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने विचारों को, अपने, देखिए आज मैंने ये सोच लिया मन में ये काम करना है, ठान लिया वो, और मैं अपने आप को खुद मोटिवेट कर रहा हूं, या मैंने आपको मोटिवेट किया कि यू कैन डू इट, आपके अंदर से फीलिंग मैंने पैदा कर दी कि आप ये काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जब वो कर सकता है तो वो कर सकता है। मैंने आपको लाखों एग्जांपल दे दिए, कुछ पैरा ओलंपिक्स प्लेयर्स के दे दिए, किसी के कुछ के दे दिए, अलग अलग दे दिए, और आप इतने मोटिवेट हुए, आपने वो काम कर दिया। तो केवल अपने विचारों से, आंतरिक रूप से इंट्रानिक, और एक्सटर्निक होता है बाह्य रूप से, बाहरी तौर से। कैसे? बाहरी तौर पे, जब आपको प्राइज दिया जाता है, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं, आप जीते, आपको प्राइज में 1 लाख रुपए मिला, आपको पैसे की बहुत नीड थी, मुझे पैसे की बहुत नीड थी, मैंने एक रेस जीती, मुझे 1 लाख रुपए मिला, मैं मोटिवेट हुआ कि ठीक है भाई पैसा है इसमें, मुझे और दौड़ना है, मैं और दौड़ा, मुझे और पैसा मिला, मैं और दौड़ा, मुझे और पैसा मिला। ये एक्सटर्निक्स है, जहां प्राइज दिए जाते हैं, ट्रॉफीज दी जाती है, कैश दिया जाता है, बाहरी तौर पे इनाम दिया जाता है, किसी को बंगला दे दिया, किसी को गाड़ी दे दी, तो वो मोटिवेट और होता है, वो और मोटिवेट होता है। बाहरी रूप से जब हम किसी को मोटिवेट कर देते हैं तो वो एक्सटर्निक्स कहलाता है।
ठीक है, तो मोटिवेशंस दो टाइप के हो गए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जब अंदर से हम अपने विचारों से, अपने आप से खुद इंस्पायर होते हैं, अपने विचारों को पॉजिटिवनेस में ले आते हैं और किसी काम को कर लेते हैं, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। जब हम बाहरी रूप से देखते हैं कि हमें प्राइज मिलेगा, मनी मिलेगी, ट्रॉफीज मिलेंगी, हम उस ट्रॉफी को लेके मोटिवेट होते हैं, उन चीजों को लेके मोटिवेट होते हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। ये दो टाइप होते हैं। इसके बाद व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी टेक्निक्स पढ़ाऊंगा। Okay, sir.